जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इन पटरियों के नीचे एक पूरी सभ्यता सोई हुई है। सो हड़प्पा की खोज एक गलती थी परंतु ऐतिहासिक थी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, किस प्रकार से हमें जानने को मिला कि हड़प्पा सभ्यता भी हमारे भारत में हुआ करती थी, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास क्या था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फार वी हैव एग्जामाइंड फैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन in the context of how archaeologists have used evidences from material remains to piece together the part of the fascinating history। तो जैसा कि हमने देखा कि केवल मटेरियल एविडेंसेस के बेसिस पे या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे हमने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को जाना, क्योंकि हम उनकी स्क्रिप्ट जो थी उसे हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, तो केवल मटेरियल रिमेन्स के आधार पे हमने हड़प्पा सभ्यता की इतिहास को लिखा। However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization। इसके पीछे कुछ दूसरी कहानियां भी हैं जिनको आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। When Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them। जैसे ही हड़प्पन सिटी, हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ, लोग उसके विषय में भूल भी गए कि हड़प्पा का भी कोई इतिहास हुआ करता था, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पा के लोगों ने आसपास के जो आर्किटेक्चर बने हुए थे वहां की ईंट वगैरह को चोरी कर लिया गया था, तो उस प्रकार से हमें हड़प्पा के बहुत ही कम अवशेष मिलते थे उस समय, तो इसी के आधार पर हम उसके बारे में जानकारी नहीं लगा पाए थे। परंतु क्या होता है, when men and women began living in the areas millennia later, they did not know what to make of the strange artifact that occasionally surfaced, washed by flood or exposed by soil erosion or turned up while plugging the field or digging for treasure। तो समय के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे हमें वहां पे कुछ लोग शायद ट्रेजर की खोज में या सॉइल से या वाटर जो फ्लड वगैरह आया था उस वजह से कुछ कुछ जगह वहां के कुछ कुछ क्षेत्र जो एक्सपोज हो गए थे, जो नेचर में आ गए थे, हमें दिखने लगे थे, तो उसी के आधार पर धीरे धीरे वहां पर रिसर्च वगैरह शायद की गई हो। आर्कियोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डीएनए ऑफ द एंशिएंट पॉपुलेशन। जो पुराने लोग हुआ करते थे उनकी स्टडी करने के लिए आर्कियोजेनेटिक्स नाम की स्टडी की जाती है। सो कनिंघम्स कंफ्यूजन। तो कहां से हमारी कहानी शुरुआत होती है, कैसे हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया, तो हम चलते हैं बहुत समय पहले। व्हेन कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि क्या थे, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हमारे। अलेक्जेंडर कनिंघम फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई उस समय हुआ करते थे। began archaeological excavations in the mid 19th century। archaeologists preferred to use the written word। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जो ज्यादातर क्या रिटर्न रिकॉर्ड्स हुआ करते थे उस समय के, या लिटरेरी वर्क्स वगैरह हुआ करते थे, उनको उसमें पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, या केवल उन्हीं के आधार पे हमारे भारत के इतिहास को वह जान रहे थे या उस समय समझ रहे थे। इनफैक्ट कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड ऑफ द 6th to 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी सी तक का था। कब से कब तक, 6 BC से हम देखते हैं, 6th सेंचुरी बीसी से हम देखते हैं 4th सेंचुरी सी तक का। उन्होंने केवल इसी इतिहास को पढ़ने में उनकी रुचि थी, यानी इसमें ही उनका इंटरेस्ट था कि मुझे केवल 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी तक का ही इतिहास पढ़ना है। परंतु उन्हें इस बात से जानकारी नहीं थी कि क्या इसके पहले भी हमारी हड़प्पा सभ्यता का इतिहास हुआ करता था, इस चीज से वह अवगत नहीं थे। He used the account left by Chinese Buddhist pilgrim। चाइनीज बुद्धिस्ट के पिलग्रिम्स वगैरह हमारे भारत में आए, जैसा कि हम देखते हैं फाइयान आए, हुआनसेंग आए, इत्सिंग आए, इसी प्रकार के हमारे जितने भी चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम हुआ करते थे, उन्हीं के जो अकाउंट्स या उन्हीं के एविडेंसेस या लिटरेरी वर्क्स वगैरह हुआ करते थे, ट्रेवल अकाउंट्स वगैरह हुआ करते थे, उन्हीं को पढ़कर उन्हीं के आधार पे इन्होंने हमारे भारत के इतिहास को पढ़ा बिटवीन 4th and 7th सेंचुरी सी टू लोक एट अर्ली सेटलमेंट्स। और इसी प्रकार उन्होंने कुछ कुछ क्षेत्र पर इन्हीं किताबों के आधार पे, यानी लिटरेरी एविडेंस के आधार पर उन्होंने वहीं की लोकेशन पर जिन लोकेशनों का उसमें विवरण हुआ करता था। कनिंघम ऑल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने जहां जहां पर अपना सर्वे किया, रिसर्च वगैरह की, उन सभी जगह से प्राप्त हुए इंस्क्रिप्शन वगैरह को ट्रांसलेट किया, कलेक्ट किया और उनको डॉक्यूमेंट वगैरह किया गया। When he excavated site, he tended to recover artifacts that he thought he had cultural value। और से जिस कल्चरल वैल्यू या हमें सांस्कृतिक हमारी जिनकी बहुमूल्य चीजें थी, उन्हीं चीज को एकत्रित करने के लिए उन्होंने अपने एक्सकेवेशन को किया।
a site like Harappa, which was not a part of itinerary of the Chinese pilgrim and was not known as early historic city। ना ही चाइनीज पिलग्रिम के जो ट्रेवल अकाउंट्स वगैरह में मिले, ना ही उनमें हमें हड़प्पा का वर्णन मिलता है, और ना ही अर्ली हिस्टोरिक सिटीज वगैरह भी हड़प्पा के बारे में हमें कहीं से जानकारी मिलती है। एंड डिड नॉट फिट वेरी नीटली विद हिज फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ना ही ये हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम के इंटरेस्ट में ये सब चीजें आती थी। उन्हें तो केवल हमारे भारत के इतिहास 6th सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी C तक का इतिहास ही पढ़ने में उन्हें इंटरेस्ट था, जो कि कहाँ से हमारे उसी समय से हमारे चाइनीज पिलग्रिम के अकाउंट वगैरह, बुद्धिस्ट के अकाउंट वगैरह से पढ़ने से ही उन्हें जानकारी मिलती है। सो ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑफन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो अब क्या होता है 19th सेंचुरी से एंड सम ऑफ दीज रीच कनिंघम, ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर। कनिंघम के पास क्या होता है, एक आर्टिफैक्ट्स वगैरह कनिंघम के पास 19वीं शताब्दी में पहुंचते हैं। जैसा कि हम देखेंगे हड़प्पन सील, क्या एक हड़प्पन सील वगैरह पहुंची, किसके पास पहुंची, अलेक्जेंडर कनिंघम के पास, बाय एन इंग्लिश मैन, किसी एक इंग्लिश मैन के द्वारा या किसी अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की एक सील या एक मोहर किसके पास पहुंची, अलेक्जेंडर कनिंघम के पास। उन्होंने यह देखा, he noted the object but unsuccessfully tried to place within the time frame which he was familiar। जैसे कि उन्हें पता था कि हर बुद्धिस्ट वगैरह के समय से उन्होंने इतिहास को भारत के पढ़ा, परंतु यह उस टाइम फ्रेम में फिट नहीं हो रही थी। क्या ये सील के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, यह सील कितनी पुरानी है, वर्तमान की है, पुरानी है, इस सील का विवरण उन्हें कहीं के भी लिटरेरी वर्क में, बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क में उन्हें इस सील के बारे में विवरण नहीं मिलता है। तो वह इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि यह सील किसी और चीज से संबंध होगी, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह से कोई संबंध नहीं है। दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मेनी others thought that Indian history began with first cities in the गंगा वैली। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार या अलग अलग क्षेत्र के लोगों के जानकारी के हिसाब से उन्हें यह पता लगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता तो कोई ऐसी सभ्यता वगैरह नहीं हुआ करती थी, या जो सील है मुझे उसके विषय में जानकारी नहीं है। जो भी इतिहास है भारत का वो 6th सेंचुरी BC से ही प्रारंभ होता है, और वहाँ पहली बार शहरों का विकास कहाँ से होता है, गंगा वैली के पास से। बस यहीं से उन्हें पता लगता है कि भारत के इतिहास का प्रारंभ यहीं से हुआ है, और वह इस बात से अनजान थे कि इससे भी पुराना कहीं भारत का इतिहास हो सकता है। जो आगे हम देखेंगे कि हमारे आने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर वगैरह हुआ करते थे या एक्सकेवेटर हुए थे, उन्होंने इस विषय में हमें जानकारी दी। Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of हड़प्पा। और हड़प्पा का जो महत्व है वह समझने में असमर्थ रहे, वरना हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज और पहले भी की जा सकती थी, क्योंकि कनिंघम को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से हमने उनके अनुसार हड़प्पा की जो सभ्यता को हम पहले नहीं खोज पाए थे। A new old civilization, subsequently seals were discovered at हड़प्पा। और अब देखते हैं धीरे धीरे समय के साथ साथ जब अलेक्जेंडर के जाने के बाद जब हमारे बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दूसरे डायरेक्टर बनते हैं, उसमें कुछ एक्सकेवेटर्स भी आते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट भी आते हैं, वो क्या करते हैं, सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा। कहाँ मिलती है सील हमें, हड़प्पा में सील्स मिलती है, और किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की, जैसा कि हमने देखा था पहले 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की जाती है इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी इन लेयर्स दैट बी डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल। और अर्ली हिस्ट्री हमने जो पढ़ी है उससे भी पुरानी है हड़प्पा की जो सील है वह दयाराम साहनी को मिलती है, और यह हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं आगे, इट वॉज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगन टू बी रियलाइज्ड एनदर आर्कियोलॉजिस्ट। फिर आते हैं हमारे कौन, R.D. बैनर्जी या राखालदास बैनर्जी जी जो आते हैं, फाउंड सिमिलर सील, उन्हें भी एक सील मिलती है, लेकिन वो कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। सो 1922 में, एक साल बाद, ये भी बोल देते हैं कि मैंने भी एक साइट खोज ली जो कि क्या है, मोहनजोदड़ो। सबसे पहले कौन सी साइट की खोज की गई, हड़प्पा की, किसके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में। उसी के बाद अगले साल देखते हैं 1922 में राखालदास जी बैनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट सिटीज दैट साइट्स वर पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। और उसी के साथ साथ ये पता लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर हुआ करता था, क्योंकि इनमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिली, ये सील्स में कहीं ना कहीं समानताएं देखने को मिली, जिसके आधार पे इन्होंने यह अंदाजा लगाया कि कहीं ना कहीं यहाँ एक पूरी सभ्यता वगैरह दफन हुई थी। उसी के साथ बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स, इन्हीं चीजों के आधार पर क्या हुआ, 1924 में हमारे जॉन मार्शल जी आते हैं, जो कि उस समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये कहते हैं कि हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली है, और यह अनाउंस कर देते हैं वो डिस्कवरी ऑफ
न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली। तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनाउंस कर देते हैं कि हमने हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हमने कर ली है। किसके द्वारा यह अनाउंसमेंट की जाती है? जॉन मार्शल के द्वारा, जो क्या थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एस.एन. रॉय जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उन्होंने उनकी एक बुक लिखी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसमें उन्होंने क्या लिखा? मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंडर। इसमें क्या बोलते हैं कि मार्शल ने हमारे भारत का इतिहास, आज से और साल पुराना इतिहास हमारे भारत का खोज निकाला है। किसने? जॉन मार्शल ने। यह बात का कौन विवरण देता है? हमारे एस.एन. रॉय देते हैं उनकी बुक स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में। क्योंकि जहां हमने देखा कि हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, हमारे एलेक्जेंडर कनिंघम जी जो थे कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें इस विषय में जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। वहीं हमारे जॉन मार्शल जो आते हैं, हमें उससे भी पुराने इतिहास, हमारे जो भारत का इतिहास जो हमारे जमीन के अंदर दफन हुआ था उसके बारे में हमें बताते हैं। दिस वॉज बिकॉज सिमिलर till then unidentified seals were found at excavation as Mesopotamia sites. It was then that world knew not only of new civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamia. उसके पहले हम देखते हैं कि हमें मेसोपोटामिया के बारे में आसान बहुत पहले जानकारी प्राप्त हो गई थी, पर किसी को यह ज्ञात नहीं था कि भारत के आसपास के क्षेत्र में भी उसके ही समकालीन क्या कोई सभ्यता हुआ करती थी। मेसोपोटामिया में यह पता लगा कोई ना कोई सभ्यता तो हुआ करती थी, बट उन्हें उसके विषय में जानकारी पूरी तरह से नहीं थी। परंतु जब हमारे भारत में 1921 में, 1922 में, 1924 में हमें पता लगा कि हमारे भारत में भी कोई सभ्यता हुआ करती थी जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, वह वही सभ्यता है जो हमें मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में देखने को मिलती है। So in fact, John Marshall's instinct as a director general of ASI marked a major change in Indian archaeology. और जॉन मार्शल के समय आने के बाद इंडियन आर्कियोलॉजी में धीरे धीरे समय के साथ चेंज आने लगते हैं। He was the first professional archaeologist. He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete. और ग्रीस और क्रेट वाले क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी क्या कार्य किया था इसी के साथ आर्कियोलॉजी से संबंधित। किसने? जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ करते थे। More importantly, though, like Cunningham, he was too interested in spectacular finds. जैसे कनिंघम को नई नई चीजों के खोज करने में इंटरेस्ट था, उसी प्रकार से जॉन मार्शल को भी इसी प्रकार से खोज करने में इंटरेस्ट था। He was equally keen to look for patterns of everyday life. और वह भी एवरीडे लाइफ जो डेली की दिनचर्या हुआ करती थी उसको भी जानने में, उसी को पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। सो क्या देखते हैं? मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट लॉन्ग रेक्टेंगुलर यूनिट कुछ इस प्रकार से मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी। और मार्शल की जो आर्कियोलॉजिकल तकनीक थी उसमें कहीं ना कहीं एक समस्या थी। उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी जो मेथड हुआ करती है हमारी आर्कियोलॉजी में उसको कहीं ना कहीं मिस कर दिया गया था। ये कहीं ना कहीं एक्सकेवेशन ऐसे हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेशन किया करते थे, तो जिससे हमें यह पता नहीं लगता था कि इसके भी अलावा कोई और भी, इससे भी पुराने कोई ऑब्जेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स हमको मिलते हैं। क्योंकि स्ट्रेटिग्राफी जो कि एक मेथड होती है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार एक्सकेवेशन किया जाता था, जिसमें स्ट्रेटास बने होते हैं। जो हमारी अर्थ की जो लेयर है उसमें अलग अलग स्ट्रेटास बने हुए हैं, परंतु इस स्ट्रेटिग्राफी को छोड़कर हमारे जो जॉन मार्शल हुआ करते थे उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिग्राफी कुछ प्रकार से हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन करना शुरू किया, जिस वजह से उन्हें और भी एविडेंसेस कुछ नहीं मिल पाए या जानकारी की कमी रह गई थी। दिस मीन्स दैट ऑल द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप्ड। तो जो जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं तो उन्हें एक ही ग्रुप में वह सेम यूनिट के बना दिया जाता था या एक ही ग्रुप में उन्हें रख दिया करते थे, इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर। और जो अलग अलग स्ट्रेटिग्राफी लेयर में मिलते थे, लेकिन उनको क्या करते थे जॉन मार्शल साहब, एक ही ग्रुप में उनको रख देते थे या एक ही ग्रुप में उनको कहा जाता था। As a result, valuable information about the context of these find was irrelatively lost. और इनसे जुड़ी हुई जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी इससे हम यह पता कर सकते थे कि यह कोई भी ऑब्जेक्ट है, इससे भी पुराने कोई ऑब्जेक्ट हुआ करते थे या यह ऑब्जेक्ट इससे पुराना है, इसी प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमको इस वजह से प्राप्त नहीं हो पाती थी। सो आगे देखते हैं साइट्स, माउंट एंड लेयर। साइट्स मतलब ऐसे स्थान जहाँ पे हमें यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट मिले हड़प्पा सभ्यता के। माउंट्स मतलब बड़े बड़े ढेर, और उन्हीं माउंट्स के अंदर अलग अलग प्रकार से वो डिवाइड थे, किसमें? लेयर्स में, स्ट्रेटा में मिलते हैं। यह इसमें दिया गया है। और द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ स्मॉल माउंट नोट द लेयर वाज नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार से स्ट्रेटिग्राफी के बारे में बताया गया है जो इसमें नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्रकार से, कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ ऐसे वर्टिकल फॉर्म में स्ट्रेटिग्राफी की गई है इस प्रकार से।
सो न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चन, अब नई तकनीक विकसित हो गई थी और नए प्रश्न आने लगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के इतिहास को जाना समझा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जॉन मार्शल साहब आते हैं, परंतु उन्होंने इतिहास के हड़प्पा सभ्यता को खोज लिया, परंतु वह क्या कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन करते जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनके में स्ट्रेटिग्राफी जो तकनीक थी हमारे आर्कियोलॉजी की वह मिसिंग थी। बट क्या होता है, REM व्हीलर जो आते हैं हमारे, आफ्टर ही टुक ओवर डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, अब ये हमारे डायरेक्टर जनरल बनते हैं किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1944, हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, जिन्होंने जो स्ट्रेटिग्राफी की जो मेथड हमारे में लैक कर रही थी या मिसिंग थी, उन्होंने इस समस्या को हल किया। देखते हैं क्या करते हैं हमारे व्हीलर। व्हीलर रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रादर देन डिग मैकेनिकली अलोंग द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेटिग्राफी जो तकनीक थी इसका उपयोग किया, जिससे हमें क्या पता लगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी सभ्यता के बारे में जानकारी, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। सो मोर ओवर एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर, वो क्या थे, आर्मी के ब्रिगेडियर भी हुआ करते थे, एंड ही ब्रॉट विद हिम अ मिलिट्री प्रिसिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी, और मिलिट्री वगैरह में भी उन्होंने अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में, अलग अलग स्किल्स के बारे में सीखा, उन्होंने उसका उपयोग भी आर्कियोलॉजी में किया। द फ्रंटायर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन लिटिल और नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज, और हड़प्पा सभ्यता को जो आज प्रेजेंट डे में हम देखते हैं उसका कोई भी कनेक्शन हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो नेशनल बाउंड्री बनाई गई है उससे संबंधित नहीं मिलता है। However, with the partition of subcontinent and the creation of Pakistan, the major known sites became part of Pakistan। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान जो है, यहाँ पर हमारी हड़प्पा सभ्यता जो आज वर्तमान में स्थित है, तो जब भारत और इंडिया का बंटवारा हो गया था, जितनी भी जो हड़प्पा की इंपॉर्टेंट साइट थी कुछ कुछ, वो वहीं पर हमारे चली गई है, पाकिस्तान वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले रीजन में। सो दिस वाज स्पर्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट sites in India. An extensive survey in Kutch have revealed a large number of Harappan settlement। अब क्या हुआ, जब बंटवारा हो गया 1947 बाद हमारे देश का, तो यह हमारे लिए मुश्किल हो रहा था वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल मेथड वगैरह यूज करने के लिए, हमारे वहाँ पे खोज करने में थोड़ी समस्या वगैरह उत्पन्न हो रही थी। परंतु क्या हुआ, समय के साथ साथ धीरे धीरे और भी सर्वे हमारे इंडिया के रीजन में किए गए, जैसे कि कच्छ वाले रीजन में सबसे पहले हमारे सर्वे किया गया, has revealed a large number of Harappan settlements, और कच्छ वाले रीजन में भी हमारे हड़प्पा के बहुत सारे हड़प्पा के सेटलमेंट्स हमें प्राप्त हुए, गुजरात वाले रीजन में, कच्छ वाले रीजन में। एंड एक्सप्लोरेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट, और पंजाब और हड़प्पा के क्षेत्र में भी हम, हरियाणा वाले क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि यहाँ से भी हमें बहुत सारी हड़प्पा की साइट्स भी प्राप्त हुई। कहाँ से, गुजरात, पंजाब और हड़प्पा से भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त हुए। While Kalibangan, Lothal, Rakhigarhi and most recently Dholavira have been discovered, explored and excavated as a part of these efforts, fresh explorations continue। और समय के साथ साथ हमें और भी हड़प्पा की साइट देखने को मिलती है, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा। इसी प्रकार से बंटवारा होने के बाद हम जैसे हड़प्पा की वो साइट्स तो एक्सकेवेट की गई थी या उनकी खोज कर ली गई थी, उसी के साथ साथ और भी हमारी हड़प्पा की सभ्यता की साइट्स वगैरह हैं या सेटलमेंट जो है वह हमें और भी आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जैसे कि कालीबंगन साइट थी लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, धोलावीरा की साइट थी गुजरात में भी हमें प्राप्त हुई, और समय के साथ साथ इसी प्रकार से एक्सकेवेशन चलते रहे। अब हम देखते हैं, ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज हैव अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस वेयर सम आर्कियोलॉजिस्ट्स are often keen to obtain a cultural sequence, other try to understand the logic underlying the location of the specific site। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को किसमें इंटरेस्ट था कि स्पेसिफिक जो साइट है उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या वो करती थी, उसमें इंटरेस्ट था। कुछ कल्चरल सीक्वेंस के आधार पे अपने अपने असम्पशंस वगैरह दिया करते थे। They also grapple with the wealth of the artifacts, trying to figure out the functions of these may have served। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, इतनी सारी हमें वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं कि क्या क्या फंक्शंस हुआ करते थे, सील किस कार्य के लिए उपयोग हो रही है, ग्रेड बात किस कार्य के लिए उपयोग हो रहा है। और समय के साथ साथ इन्हीं चीजों पर सवाल उठने लगे कि जो ग्रेड बात मिला है, हमें स्नानागार मिला है, ये किस चीज के लिए उपयोग हो रहा है, इसमें रिचुअल बात लेते थे या क्या करते थे, ग्रेनरी मिली है, हमें इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, लोथल में जो डॉकयार्ड मिला है यह क्या है। इसी चीज पर धीरे धीरे समय के साथ साथ सवाल उठने लगे। सिंस 1980s there has also been growing international interest, और समय के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बड़े बड़े संगठन भी इसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाने लगे हड़प्पन आर्कियोलॉजी में धीरे धीरे, और वह भी आकर भारत देश में या भारत के आसपास के देश में हड़प्पा सभ्यता में अपना खोज करने लगे। स्पेशलिस्ट फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो।
और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय संगठनों से आए हुए बड़े बड़े महान आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि हमारे भारत के भी और विदेश से भी आए हुए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अपना काम मिलकर करने लगे। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, और उन्होंने नई नई तकनीकों का प्रयोग किया। जो आज वर्तमान में आधुनिक तकनीक हमारे प्रचलित है, इनका उपयोग किया। न जाने कितने प्रकार की है, कार्बन डेटिंग, थर्मोल्यूमिनेंस, अमीनो एसिड टेक्निक्स एंड बहुत सारी ऐसी नई नई तकनीकें जिनका उपयोग शायद उस समय हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में किया गया होगा। इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन टू रिकवर traces of the clay, stone, metal and plant and animal remains, as well as the minutely analysis every scrap of available evidence है। जितने भी साक्ष्य प्राप्त थे उनका क्या किया जाता था, सरफेस एक्सप्लोरेशन किया जाता था। तो आज भी वर्तमान में जैसा कि हम देखते हैं, इसी प्रकार से रिमोट सेंसिंग वगैरह एक तकनीक है, उसी प्रकार से ऐसे लेयर्स वगैरह जाती थी और अर्थ के ऊपर से ही पता लग जाता है कि उनके अंदर कौन सा एविडेंस उपलब्ध है। इस प्रकार का सरफेस एक्सप्लोरेशन आसपास के क्षेत्रों का उस समय किया गया। उसी के आधार पर भी बहुत सारे एविडेंस के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई। These explorations promises to yield interesting result in the future। और जो जितने भी एक्सप्लोरेशन हुए, जितना भी उत्खनन हुआ, उससे हमें कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम भविष्य में मिलने की संभावना है और हमें अच्छे परिणाम भी उस समय मिले। बहुत सी जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन सभी तकनीकों के माध्यम से मिली। So with this we have completed our session। कभी मिट्टी में दबे थे पर आज किताबों में जिंदा है। तो हड़प्पा सभ्यता कुछ इसी प्रकार से थी। So with this we have completed our session। So thank you very much and don't forget to like, share and subscribe।